अब तक, लेकिन अब नफरत है मुझे ईरा नाम से, बोलते हुए उसके चेहरे पर नफरत के भाव थे। अधिराज भी उन भावों को देख चुका था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कोई अपने ही नाम के लिए ऐसा कैसे बोल सकता था। अधिराज को ये अजीब लग रहा था। सपना फिर बोली, बताइए ना, आप मुझे सपना ही बुलाएंगे ना? अधिराज असमंजस से उसे देखने लगा। अब आगे, ठीक है, अगर आप ऐसा ही चाहती हैं तो मैं आपको सपना ही बुलाऊंगा, अधिराज ने उत्तर दे दिया। सपना मुस्कुराई और मन में बोली, चलो ये तो हो गया। अब कम से कम इनके मुंह से ईरा का नाम तो नहीं निकलेगा। अब बस उस ईरा का गाना बंद करवाना होगा। इसके लिए या तो वो हमेशा के लिए गूंगी हो जाए या यहाँ से कहीं चली जाए और कभी वापस ना आए। वेदांत और ज्योति दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर आकर बैठ गए थे। वेदांत बोला, गांव के साथ यहाँ के लोग भी बहुत सुंदर हैं। ज्योति हल्का मुस्कुराई और बोली, आपने सुना नहीं है क्या, खूबसूरती खतरनाक होती है। सुना तो है लेकिन ये बात हर जगह लागू नहीं होती। यहाँ क्या ही खतरा होगा। ज्योति ने बुझे हुए उसे देखा और बोली, बता देंगे तो शायद आपको विश्वास ना हो। बताइए ना, मैं विश्वास करूँगा। अच्छा आप बताएंगी तो विश्वास तो अपने आप ही हो जाएगा। यहाँ की हर खूबसूरत चीज़ पर सिर्फ एक इंसान का कब्जा है, कटार का। ऐसी खूबसूरती है जिसको आप देख तो सकते हैं लेकिन उसके पास जाना आपको मुसीबत में डाल सकता है। वेदांत ने कुछ पल उसे देखा फिर हंसते हुए बोला, हाँ हाँ, उस लंगड़े का कब्जा, वो कर क्या लेता है मुझे समझ नहीं आता, और लोग उससे डरते भी है। इतने कायल लोग मैंने कभी नहीं देखे। एक अपाहिज को भी राजा बनाया हुआ है, एक झांपड़ में जमीन चाटता फिरेगा। ज्योति ने झट से उसके मुंह पर हाथ रखा और बोली, शुश, धीरे बोलिए, ये क्या कर रहे हैं आप? अगर किसी ने सुन लिया तो मुसीबत हो जाएगी। वो लोग बहुत खतरनाक हैं। आपसी दुश्मनी मोल ले ली ना तो आफत आ जाएगी। वेदांत अब चुप हो गया। उसने अपने होठों पर रखे ज्योति के हाथों को देखा, फिर उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ते हुए बोला, कितने भी खतरनाक क्यों ना हो, एक पुलिस वाले का क्या बिगाड़ लेंगे भला? आपको पुलिस पर भरोसा नहीं है क्या? ज्योति तंज से बोली, कैसी पुलिस? यहाँ का एक एक अधिकारी बिका हुआ है उसके हाथों। जितने भी ऑफिसर आए हैं सब उसके साथ मिल गए हैं और जो नहीं मिला उसको मिट्टी में मिला दिया गया है। यहाँ कोई किसी का भरोसा नहीं कर सकता। अगर ऐसा है तो आज तक बड़े अधिकारियों से शिकायत क्यों नहीं की गई? यहाँ के लोग करप्ट हैं तो बाहर के लोग तो मदद कर सकते हैं ना? ज्योति बुझ हुए बोली, इतना आसान नहीं है वेदांत जी, दूर दूर तक ज्यादातर लोग मिले हुए हैं इनसे। किसी से शिकायत करें तो वो भी आकर यहाँ बता देता है। फिर जिसने शिकायत की होती है उसके साथ ये क्या करते हैं वो सोचकर भी रूह कांप जाती है। एक बार यहाँ के एक भैया ने आवाज उठाई थी, एक बड़े ऑफिसर को खत लिखकर भेजा था, खत पहुंच भी गया और फिर अगले दिन कटार ने सारे बाजार उनको मारकर लटका दिया। इसलिए अब जब तक जिंदगी है जी रहे हैं, जितना बचकर रहें उतना अच्छा है। आखिर में ज्योति की आवाज कांप गई थी, तुमने अभी तक अधिराज को जाना नहीं है। वो खून के आंसू रुला सकता है। कटार क्या उसका बाप भी झुकेगा? उद्धरण चिन्ह। पता नहीं क्यों अब किसी भी मदद की उम्मीद नहीं रही है। अगर आप सच में सब सही करने आए हैं तो ईश्वर शक्ति दे आप दोनों को, पर संभल कर रहिएगा। कौन कटार के साथ मिला हुआ तो पता नहीं लगाया जा सकता, बहुत बड़ा जाल है। उद्धरण चिन्ह। इतनी फिक्र है आपको हमारी? बोलते हुए वो मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखने लगा। अच्छे आदमी हैं आप, फिक्र कैसे नहीं होगी? ज्योति ने सहजता से कहा। वेदांत प्यार से मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। तभी अधिराज सीढ़ियों की तरफ आया तो सपना भी उसके साथ थी। उसने ज्योति और वेदांत को साथ बैठे देखा तो एक बार फिर उसे घबराहट सी होने लगी। अधिराज को तो उसने ईरा बुलाने से मना कर दिया था, लेकिन वेदांत का क्या, वो तो अभी भी उसको ईरा ही बोलता था। और साथ ही अगर गाने की बात निकल आई तो वो फिर से फंस सकती है। अब इनका क्या करूं? सोचते हुए उसने अधिराज को देखा, फिर उसके साथ साथ नजदीक होकर चलने लगी। ज्योति की नज़र उसके ऊपर गई तो वो मन में बोली,
क्या सपना और अधिराज के बीच में कुछ चल रहा है? हो भी सकता है। मतलब इरा के लिए मेरी उम्मीद का सहारा भी अब दूर हो गया है। पता नहीं मैं क्यों इनको इरा को ढूंढता पाकर इनके साथ आने का सोच बैठी थी। असल में तो ये सपना के साथ ही दिखाई देते हैं। सोचते हुए उसका मन उदास हो चला था। अधिराज ने वेदांत को देखा और बोला, चले वेद। हाँ, चलते हैं। चलिए ज्योति जी, आपको भी घर छोड़ दें। बोलकर वेदांत खड़ा हुआ और ज्योति की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। ज्योति ने भी उसका हाथ थामा और खड़ी हो गई। सपना अधिराज को देखने लगी। वो भी चाह रही थी कि अधिराज भी उसका हाथ पकड़ ले। उसकी नज़र अधिराज के हाथों के ऊपर गई तो उसने अपने हाथ अपनी जेब में डाले हुए थे। अधिराज आगे बढ़ गया और वेदांत और ज्योति भी उसके पीछे चल दिए। सपना ने अपने आप को छूटता हुआ पाया तो चिढ़ गई और खुद से बोली, ऐसे भूलकर नहीं जा सकते, वापस तो आना होगा। बोलते हुए वो जोर से चिल्लाई और गिरने का नाटक करके वहीं सीढ़ियों पर अपना पैर पकड़े बैठ गई। अधिराज, वेदांत और ज्योति तीनों पलटकर देखने लगे। सपना अपना पैर सहलाते हुए रोए जा रही थी। ज्योति झट से वापस आई और बोली, सपना क्या हुआ? देखकर नहीं चल रही थी क्या? कैसे पैर मुड़वा लिया? सपना रोते हुए बोली, पता नहीं ज्योति कैसे मुड़ गया, मैं तो आराम से ही चल रही थी, पर अब बहुत दर्द हो रहा है। अब तो मुझसे हिला भी नहीं जा रहा। चल पाना तो बहुत दूर की बात है। ज्योति ने उसके हाथों को उसके पैर के ऊपर से हटाया और बोली, मैं देखती हूँ। हाथ हटा। आह नहीं ज्योति, छूना मत, बहुत दर्द हो रहा है। ज्योति फिक्र से उसे देखने लगी। वेदांत और अधिराज भी वापस चले आए थे। अधिराज ने उसके पाँव को देखा तो उसे इरा के पैर का ख्याल आ गया। उसे बहुत चोट आई जब। सपना अधिराज की तरफ देखते हुए मन में बोली, अब तो मैं गोद में ही जाऊंगी। वेदांत बोला, लगता है ज्यादा मुड़ गया है, मैं सहारा दे देता हूँ। सपना ने सुना तो उसके चेहरे की हवाएं उड़ गई। नहीं अब नहीं, उसने झट से कहा। वेदांत असमंजस से उसे देखने लगा, फिर बोला, ओ समझ सकता हूँ ऐसे किसी लड़के के साथ आपको अजीब लगेगा, लेकिन ज्योति जी अकेले आपको नहीं संभाल पाएंगी। कोई बता नहीं वेदांत जी, मैं संभाल लूंगी। आजा सपना। बोलकर ज्योति ने उसे सहारा देकर उठाया और उसके एक हाथ को अपने कंधे पर लेकर उसे सहारा देने लगी। वेदांत ने ज्योति को उसे सपना बुलाते देखा तो असमंजस में पड़ गया। वहीं सपना मन ही मन जलने लगी थी। स्वाहा, इतना सब कुछ किया ऐसे जाने के लिए, पता नहीं ये वेदांत और ज्योति बीच में क्यों कूद रहे हैं। बोलते हुए वो अधिराज की तरफ देखने लगी और तरसने लगी। उसके सारे अरमान धरे के धरे रह गए थे। अधिराज किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। वेदांत बोला, चल राज। अधिराज सोच से बाहर आया और बोला, हम चल, कहकर वो आगे चल दिया। ज्योति उसे गाड़ी के पास तक लेकर आई और फिर चारों गाड़ी में बैठ गए। वेदांत बोला, वैसे इरा जी गाती बहुत अच्छा है, लेकिन जब से हम आए हैं उसके बाद से लेकर एक बार भी नहीं गाया है। ऐसा क्यों? बोलते हुए वो पलटकर सपना को देखने लगा। वो हक्की बक्की रह गई थी। ज्योति बोली, गाएगी कैसे जब? उद्धरण चिन्ह। सपना उसकी बात पूरी होने से पहले ही करा उठी। ज्यादा दर्द हो रहा है क्या सपना? डॉक्टर के पास चले क्या? नहीं, घर में पापा ठीक कर देंगे, उन्हें आता है। बोलते हुए वो झुककर पैर को सहलाने लगी। अधिराज ने गाड़ी में रखी पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ाई और बोला, लो पानी पी लो। सपना ने मुस्कुराते हुए बोतल पकड़ ली। जैसे ही उनके बीच इरा से जुड़ी कोई बात होने लगती तो सपना उस बात को काटकर किसी और बात को शुरू कर दिया करती। अधिराज ने सपना और ज्योति को उनके घर तक छोड़ा और फिर अपने घर की तरफ गाड़ी घुमा ली। दूसरी तरफ इरा रात का खाना बना चुकी थी। दिन की बात को याद करके वो घबराई हुई सी रसोई के एक कोने में खड़ी थी कि तभी मोहक अंदर चला आया और इरा को ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। इरा उसके देखने से सिहर उठी। दिन भर वो सुशील के साथ घर से बाहर था, इसलिए इरा को कोई खतरा नहीं था, लेकिन अब वो वापस आ गया था और फिर से उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने वाला था। कितनी बार बच जाओगी?
आना तो यही है ईरा, बोलते हुए वो उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। वो उसके बिल्कुल सामने आया तो ईरा ने कसकर मुट्ठी बना ली और बोली, दूर रहिए हमसे, हम चिल्ला देंगे। मोहक ने उसके गाल पर उंगली फेरी और बोला, चिल्ला कर तो देखो, चमड़ी उधेड़ दूंगा। तुम्हें शायद अपनी कीमत पता नहीं है, लेकिन मैं जवानी का मोल अच्छे से जानता हूँ, और मैं तुम्हारी जवानी बर्बाद नहीं जाने दूंगा। बोलते हुए वो उसके करीब झुकने लगा, तो ईरा ने कसकर आंखें बंद कर ली। तभी किसी ने दरवाजे पर खटखटाया तो मोहक रुक गया और पलटकर देखने लगा। कौन कमबख्त इस वक्त आया है? बोलते हुए वो ईरा से दूर हुआ और वहां से बाहर निकल गया। ईरा ने अपने चेहरे के ऊपर से पसीना पोंछा और खुद से बोली, हमारी रक्षा करिए राम जी, हमें बचा लीजिए। बोलते हुए उसने हाथ जोड़ लिए और आंखें बंद करके कुछ गहरी सांसें लेने लगी। मीना ने दरवाजा खोला तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। सामने मोंटी खड़ा था जो तीखी नजरों से मीना को देख रहा था। कैसी हो मीना? बोलते हुए मोंटी उसे ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। उससे तुम्हें क्या, इस वक्त क्यों आए हो? अगर ये कह दूं कि तुम्हें लेने आया हूं, तो चलोगी मेरे साथ? मीना ने उसे घूरा और बोली, मैं क्यों आऊंगी तुम्हारे साथ? तुम्हें तो मुंह भी ना लगाऊं। कोई बात नहीं, मुंह में लगा लूंगा, तुम्हें बस आना है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी प्रमिला वहां आई और मीना को पीछे खींचते हुए बोली, यहाँ क्या कर रही है? जा अपने कमरे में जा। मीना वहां से निकल गई। मोंटी ने उसे जाते देखा, फिर तिरछा मुस्कुरा दिया। प्रमिला उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, तू यहाँ क्या कर रहा है? मोंटी ने बालों में हाथ फेरा और बोला, शिकार की तलाश में हूँ, जो कल बचकर भाग गया था, लेकिन आज मैं लेकर जाऊंगा। क्या मतलब? कमाल है चाची, इतना भी नहीं समझ रही क्या? अरे घर में जवान लड़कियां हैं, उन्हीं की बात करूंगा ना, तुझे लेने थोड़ी आऊंगा। प्रमिला ने मुट्ठी बनाई और बोली, बकवास बंद कर अपनी और जा यहाँ से। मोंटी हंसा और बोला, मेरे आगे किसी की चल सकती है क्या चाची? चल भेज ईरा को, कटार सेठ ने बुलाया है। प्रमिला ने कुछ सोचा फिर बोली, तो तू ईरा को लेने आया है? अगर तू या तेरी बेटी इतनी खूबसूरत होती तो तुम्हें भी लेने आता। पर क्या है ना, कटार सेठ को सिर्फ खूबसूरत चीजें पसंद हैं, इसलिए ईरा को ही लेने आया हूँ। चल भेज। भेज तो दूँ, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? प्रमिला ने तिरछी नजरों से उसे देखते हुए बोला। सौदे पर उतर आए, अपन सौदा करने नहीं आए हैं, उठाकर ले जाने आए हैं, और हमें ना करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। भेज उसको। हाँ, पर उसको अपने घर में रखती हूँ मैं। अगर वो किसी के साथ जाएगी तो ऐसे ही थोड़ी जाने दूंगी। जितना उसको खिलाने पर खर्च किया है वसूलना तो पड़ेगा ना। बता कितना मांगती है? प्रमिला की आंखों में चमक आ गई। उसने झट से कहा, एक रात का 25,000। मोंटी आंखें छोटी करके उसे देखते हुए बोला, बहुत बड़ा मुंह है तेरा। सीधा 25,000? पर कटार सेठ की पसंद के आगे वो कीमत नहीं देखता। वैसे देने की जरूरत नहीं है, पर तेरी वजह से वो लड़की आई है, इसलिए बनता है तेरा। बोलकर उसने अपने पीछे खड़े आदमी की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने उसके हाथ पर नोटों की गड्डी रख दी। मोंटी ने गड्डी प्रमिला की तरफ बढ़ा दी तो उसकी आंखें पैसा देखकर टिमटिमाने लगी थी। ले जाओ। बोलते हुए वो नोट गिनने लगी। मोहक ने देखा तो अपने से थोड़ी दूर खड़ी ईरा को देखने लगा। वो दरवाजे के पास खड़ी थी और ये सब देख और सुन चुकी थी। मोंटी को घर के अंदर आता देख ईरा के हाथ पैर कांपने लगे थे, चेहरे पर पसीना आने लगा था। मोंटी ने ईरा तो देखा तो वो अपने कदम पीछे की तरफ लेने लगी। मोंटी उसे देखते हुए अंदर चला आया। ईरा रसोई का दरवाजा बंद करने लगी तो मोंटी ने दरवाजे को लात से रोक दिया। ईरा दरवाजे से हटकर पीछे चली गई और बोली, दूर रहो हमसे, हमें हाथ मत लगाना। दूर ही रहना होता तो तेरी 25,000 कीमत थोड़ी दे देता। आज तो तू कटार सेठ के साथ महकेगी। बोलते हुए वो उसकी तरफ लपका तो ईरा ने वहीं रखा बर्तन उसकी तरफ फेंक दिया। मोंटी साइड हट गया। ईरा ने एक और बर्तन हाथ में लिया और बोली, हम मार देंगे, दूर रहो। तुझे क्या लगता है
ये सब करके तू बच जाएगी क्या? जाएगी तो तू साथ ही इरा। और जितनी देर लगाएगी ना, उतना ज्यादा हर्जाना भुगतना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह बोलकर वो आगे बढ़ा तो ईरा ने उसके ऊपर बर्तन फेंक दिया। बर्तन उसके सिर पर जाकर लगा। मोंटी ने अपने सिर पर हाथ रख दिया और गुस्से से ईरा को देखने लगा। अगले ही पल ईरा अपने हाथ में चाकू उठा चुकी थी। मोंटी गुस्से से आगे गया और झटके से उसके हाथ से चाकू नीचे गिरा दिया। फिर एक थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा। ईरा का सिर चकरा गया था। मोंटी ने उसे बालों से पकड़ा और बोला, बहुत हाथ पैर चलते हैं ना, अब तू देख क्या होता है तेरे साथ, चल। बोलकर वो उसे बालों से खींचते हुए बाहर लेकर जाने लगा। ईरा बालों को पकड़े रोती गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसके अंदर कोई दया नहीं थी। बाहर आकर ईरा ने प्रमिला को देखा और बोली, मामी जी, हमें बचा लीजिए, ये लोग हमें मार डालेंगे। प्रमिला ने उसके ऊपर से नजरें फिरा ली। प्रमिला की आंखों में उसके लिए कोई दया या फिक्र के भाव नहीं थे। वो बस अपने हाथ में पकड़ी नोटों की गड्डी के लालच में अंधी हो चुकी थी। ईरा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने हाथ जोड़े और बोली, मामी जी, रोक लीजिए हमें। उद्धरण चिन्ह तभी मोंटी बोला, पूरे 25,000 लिए हैं तेरे, ये क्या रोकेगी? तू बिक गई है ईरा, अब आज की रात हमारी। बोलकर वो उसे लिए बाहर निकल गया। सुशील, मीना और मोहक सब खड़े खड़े देखते रहे। मोहक ने मुट्ठी बनाई और गुस्से से अपने कमरे के अंदर चला गया। फिर जोर से दरवाजा बंद किया और दीवार पर हाथ मारते हुए बोला, आज उसको पाने का मौका हाथ आया तो वो मोंटी उसको लेकर चला गया। मैं उसको सबसे पहले पाना चाहता था, अब वो उस कटार की झूठन बन जाएगी। पर कोई बात नहीं, उसके बाद वो सिर्फ मेरी होगी। अब मैं उसको पाने का मौका नहीं छोड़ूंगा। बोलते हुए उसने मुट्ठी कस ली। प्रमिला सोफे पर बैठी नोट गिनने लगी। सुशील भी लालसाती आंखों से उसे देखे जा रहा था। इतना पैसा एक साथ देखकर उसकी आंखें भी चौंधिया रही थी। अगर उस लड़की का इतनी आसानी से पैसा मिलता है तो हम तो उसे रोज भेज दिया करेंगे। जमीन जब मिलेगी तब सही, लेकिन अगर इस हिसाब से पैसा मिलता रहा तो हमारी तो चांदी ही चांदी होगी। प्रमिला ने एक झलक उसे देखा, फिर बोली, सही कह रहे हो, चांदी तो होगी ही। सोने की मुर्गी है, लेकिन वो मोंटी हर बार नहीं देने वाला। बस अब मेरे मायके के उस पागल से इसकी शादी करवा दूं। जो वसीयत वो बुढ़िया लिख कर गई है, उसके हिसाब से इसकी शादी होने के बाद वो जमीन ये किसी को भी दे सकती है, अपने पति की मर्जी से। पति तो पागल होगा तो मर्जी का सवाल नहीं, और इसकी इतनी औकात और हिम्मत नहीं है कि ये हमें ना कर सके। बस अब मीना को यहाँ से दूर भेज देना है ताकि वो मोंटी इसको लेने ना पहुँच जाए। बस अब यूं ही हर दिन पैसे मिलते जाएं तो मेरा ये काम भी बन जाए। वहीं दूसरी तरफ मोंटी के आदमी ईरा को लेकर उसकी कोठी पर जा रहे थे। ईरा बेसुध सी बैठी हुई थी। गाल पर थप्पड़ का निशान था, उंगलियां छप चुकी थी। वो सिसकते हुए सहमी हुई सी बैठी थी। मोंटी अपनी भी उसके ऊपर अपनी गंदी नजरें रखे हुए था। उसने उसे कमर से अपनी तरफ खींचा और उसके चिन पर हाथ रखते हुए बोला था ना, चुपचाप चल, बेवजह ही इतनी मार खाए। अब अगर कटार सेठ ऐसा चेहरा देखेंगे तो कितना मूड खराब होगा उनका। ईरा की आंखों से आंसू बहते रहे। मोहक ने उसके ऊपर नजर दौड़ाई और अपने आदमियों से बोला, सुनो बे, कटार सेठ का हो जाए तो मेरे कमरे में भेज देना। आज मैं भी तो देखूं कितनी खूबसूरत हो। ईरा की रूह अंदर तक कांप उठी थी। गाड़ी कटार की कोठी के बाहर आकर रुक गई थी। ईरा ने घबराते हुए बाहर देखा। उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा। मोंटी ने उसका हाथ पकड़ा और खींचते हुए कोठी के अंदर ले जाने लगा। उससे पहले ही ईरा ने जोर से उसके हाथ पर दांत से काट दिया। मोंटी ने झटककर उसे दूर धकेला और अपने हाथ को देखने लगा। ईरा नीचे जा गिरी। मरना चाहती है क्या? काट कर रख दूंगा तुझे, मोंटी ने गुस्से से उसे देखते हुए कहा। यहाँ जाने से अच्छा हम मरना ही पसंद करेंगे। बोलकर वो जल्दी से उठी और वहां से भागने लगी। मोंटी के आदमी उसका रास्ता रोके खड़े हो गए। मोंटी अपनी जगह पर खड़ा उसे देखने लगा। ईरा एक तरफ से भागने लगती
तो आदमी उसी तरफ आ जाते। कुछ मिलाकर वो ईरा को वहां से भागने देने वाले नहीं थे। बहुत शौक है ना भागने का, भगाओ इसको अच्छे से, बोलकर मोंटी ने इशारा किया तो एक आदमी सिर हिलाकर वहां से निकल गया और एक बड़ा सा पालतू कुत्ता लेकर आ गया। वो देखने में ही बहुत खूंखार लग रहा था। उसकी पकड़ से छूटते ही कुत्ता ईरा की तरफ भाग आया। ईरा में इतनी ताकत नहीं थी कि वो कुत्ते से तेज भाग पाती, पर फिर भी वो उससे दूर भागने की कोशिश करने लगी। मोंटी और बाकी आदमी उसे भागता देखकर हंसने लग गए। भाग समाप्त।